प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम 11th साइंस में केमिस्ट्री सब्जेक्ट आज एक टॉपिक के रूप में ले रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा है केमिस्ट्री। अब आप सब जानते हैं कि केमिस्ट्री जो होती है वो मोस्टली 3 टाइप्स की होती है। यहाँ पर 3 तरह की केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे: इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, मैं आपसे प्रीवियस वीडियो के रूप में पहले ही बात कर चुका हूँ कि हम यहाँ पर सबसे पहले सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, मैंने आपसे पहले जो बेसिक चर्चाएं की थी, पहले की वीडियो में जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, वो एक तो मैंने आयन से संबंधित बात की थी आपसे। आयन किसे कहते हैं, हमने इसके बारे में की थी। धनायन कैसे बना, ऋणायन कैसे बना, और मैंने धनायन और ऋणायन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के यौगिक बनना आपको सिखाया था। एक वीडियो तो हमारा इस कैटेगरी का है। सेकेंड क्लास में हमने आपसे ये समझा था कि अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे किया जाता है, तो हमने संतुलित समीकरण के बारे में हमने जाना। स्टूडेंट, थर्ड वीडियो में हमने कार्बनिक रसायन के यौगिकों के बारे में समझा। कार्बनिक रसायन के यौगिक कैसे बनते हैं, उनके बारे में आपको बताया। स्टूडेंट, इसके बाद में हमने नामकरण का एक टॉपिक लिया। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण का हमने टॉपिक लिया, और नामकरण की बच्चों मैंने 3 पद्धतियां बताई आपको। एक साधारण पद्धति बताई थी मैंने, एक मैंने आपको बच्चों व्युत्पन्न पद्धति बताई है, और एक तीसरी IUPAC पद्धति के बारे में बताया है। स्टूडेंट, साधारण पद्धति को पढ़ने से पहले मैंने आपसे बहुत सारी चर्चाएं की थी। वो चर्चा कैसे थी, देखिए। साधारण पद्धति को पढ़ने से पहले मैंने कार्बन व हाइड्रोजन की डिग्रियां बताई थी आपको। कार्बन और हाइड्रोजन की कितनी कितनी डिग्रियां रहती है, उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी बच्चों। इसके बाद में मैंने आपसे मूलकों के बारे में चर्चा की है। मूलक जो कि मैथिल, एथिल, आइसोप्रोपिल, द्वितीयक ब्यूटिल, तृतीयक पेंटिल, ये कैसे बने बच्चों, मैंने उनके बारे में आपसे चर्चा की थी। इसके बाद में स्टूडेंट, मैंने आपसे चर्चा की थी कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन को साधारण पद्धति में क्या क्या कहते हैं। तो आपको बताया था फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटर और वेलर। बच्चों, ये बात मैंने आपसे की थी। इसके बाद में मैं अगले टॉपिक पे आया था, क्रियात्मक समूह। मैंने आपसे डिस्कस की थी क्रियात्मक समूह के बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। आपको मैंने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप बताए थे। 14 फंक्शनल ग्रुप के मैंने आपको नाम बताए थे। आज हम उसी पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, आपने पहला फंक्शनल ग्रुप लिया था कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक बच्चों, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सूत्र होता है, संरचना सूत्र होता है, वो ऐसे होता है COOH। ऐसे
लेकिन स्टूडेंट्स जब हम इसको जल्दबाजी में लिखते हैं तो ऐसे क्लोज करके लिख देते हैं COOH, ऐसे इसको स्टूडेंट लिख दिया जाता है। अब स्टूडेंट इसका जो पहला सदस्य होता है, या पहले हम बात कर लेते हैं इसका अनुलग्न। साधारण पद्धति में बच्चों इक अम्ल होता है। क्या नाम होता है? इक अम्ल। ओके स्टूडेंट, अब जैसे मैं इसके कुछ एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, उसमें आप इनका नाम सीखेंगे। हमें सूत्रों को रटना नहीं है, इनके नाम सीखने हैं। जैसे बच्चों में कहूँ, इस COOH की मुक्त संयोजकता से मैं H जोड़ देता हूँ, तो इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन है, एक कार्बन है। अब एक कार्बन के लिए मैंने कहा साधारण नाम पद्धति में फॉर्म आता है। क्या नाम आता है बच्चों? फॉर्म आता है। और अनुलग्न क्या होता है? इक अम्ल है। तो स्टूडेंट इसका नाम क्या हो गया? फॉर्मिक अम्ल। समझ गया? ये नाम क्या हो गया? फॉर्मिक अम्ल। स्टूडेंट अगर हम इस H की जगह पर कार्बन वाला समूह ले लेते हैं, जैसे मैथिल समूह ले लेते हैं, और COOH को हम वैसे के वैसे ही लिख देते हैं। अब बच्चों इसमें कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन हो गए। और अभी मैंने आपको बताया कि 2 कार्बन के लिए हम एसिड लेते हैं, तो स्टूडेंट एसिड प्लस एक अम्ल क्या बन जाएगा? एसिटिक अम्ल बन जाएगा। यदि हम एक कार्बन और बढ़ाएं बच्चों, इसमें हम एक कार्बन ये बढ़ा देते हैं, अब कितने मेंबर हो गए? 3 मेंबर हो गए कार्बन के। तो 3 के लिए प्रोपियोन आता है, तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपियोनिक अम्ल नाम हो जाएगा। 3 कार्बन के लिए प्रोपियोनिक अम्ल। बच्चों अगर हम एक कार्बन और बढ़ाएं, तो स्टूडेंट यहाँ पर 4 कार्बन के लिए ब्यूटर बढ़ाता है, तो स्टूडेंट ये क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटरिक अम्ल। बच्चों अगर हम एक कार्बन और बढ़ाएं, ये हमने एक कार्बन और बढ़ा दिया, तो बच्चों नाम क्या हो जाएगा? वेलरिक अम्ल। 5 कार्बन को बच्चों हम वेलर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब ये तो हमने सीधी श्रृंखला वाले एग्जाम्पल लिए हैं, जो कि संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। क्या नाम होता है इनका? संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं ऐसा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक, अब आप इसको क्या कहोगे? आप इसको कहोगे आइसो, क्योंकि दूसरे कार्बन पर एक CH3 है और टोटल कार्बन 4 है, तो नाम क्या हो जाएगा बच्चे इसका? आइसो ब्यूटरिक अम्ल। ये नाम होगा इसका, आइसो ब्यूटरिक अम्ल। ओके स्टूडेंट, चलिए बच्चों, अब हमने ये देखा कि एक COOH होने पर हम इस तरीके से नामकरण संस्कार करते हैं। यदि यही नामकरण की पद्धति हम 2 COOH के लिए भी करते, तो उनके नाम इस सिस्टम के अनुसार नहीं, बल्कि एक साधारण नाम के हिसाब से दिए जाते हैं। यहाँ तक मैं आपसे डिस्कशन कर चुका था। अब बच्चों में थोड़ा सा इससे आगे बढ़ता हूँ, अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं, अगले क्रियात्मक समूह की ओर हम बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ तक आपने सभी ने नोट कर लिया था। आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल और बताए थे, ये एग्जाम्पल भी बताया था मैंने कि 2 COOH आते हैं या H2C2O2 O4, तो बच्चों
हम इसको ऑक्सैलिक अम्ल का नाम देंगे। इसका नाम क्या होगा? ऑक्सैलिक अम्ल। दो COOH अगर इस तरह से जुड़े होते हैं तो इसका नाम क्या होता है? ऑक्सैलिक अम्ल। यदि हम दोनों COOH के बीच में एक CH2 लेके आ जाते हैं, इसका सूत्र हो जाएगा H4C3O4। ठीक, तो इसका नाम है मेलोनिक अम्ल। दो COOH वाले केस में नाम होंगे मेलोनिक अम्ल। यदि बच्चों हम ऐसे और CH2 और बढ़ा दें तो बच्चों इसका फॉर्मूला जाएगा H6C4O4। ठीक है, इसका जो नाम होता है वो नाम होता है इसका सक्सिनिक अम्ल। क्या नाम होता है? सक्सिनिक अम्ल। यदि बच्चों हम एक CH2 और बढ़ा दें, ऐसे हम CH2 बढ़ाते जा रहे हैं, 3 CH2 कर दिया अब हमने और 2 COOH है, तो इसका सूत्र हो गया H कितने हो गए? 8, C कितने हो गए? 5 और O4 ही है, तो इसका नाम है बच्चों ग्लूटारिक अम्ल। ग्लूटारिक अम्ल। यदि बच्चों हम एक CH2 और बढ़ा दें, CH2 की संख्या अब 4 हो गई, COOH हमारे पास 2 ही है, तो बच्चों इसका नाम होता है एडिपिक अम्ल। जो आपने एक बहुलक बनाया था नाइलॉन 66, उसकी एकलक इकाई के रूप में है, और इसका अणुसूत्र क्या है बच्चों? H10 हो गए होंगे अब, H10 2 2 4 1 5 5 10 H10C6O4, ये इसका अणुसूत्र बन गया। स्टूडेंट, हम इस सक्सिनिक अम्ल से आगे जाके 2 सूत्र और बनाते हैं। इस सक्सिनिक अम्ल से 2 सूत्र और बनाते हैं। देखिए एक सूत्र कैसे बनेगा, आप इस सक्सिनिक अम्ल के इस वाले से एक हाइड्रोजन को हटाकर OH जोड़ दो, तो इसका नाम मेलिक अम्ल बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों? मेलिक अम्ल, जो कि हमको एप्पल से मिलता है। यदि बच्चों हम ऊपर वाले के भी ऐसे ही H को हटाकर OH जोड़ दे, तो स्टूडेंट देखिए आप यहाँ, इसका नाम होता है बच्चा इमली से प्राप्त जो टार्टरिक अम्ल होता है, इमली में मिलता है टार्टरिक अम्ल, उसका फॉर्मूला इस तरीके से हम बना सकते हैं। यानी कि हम फॉर्मूले को रटे नहीं, बल्कि इनको इस पैटर्न से हम याद कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये सब मैंने संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल लिए हैं जिनमें केवल एक कलबंध होता है। हम असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बहुत सारे बना सकते हैं, जैसे कि हम सक्सेनिक अम्ल से 2 तरह के अम्ल और बना सकते हैं, एक मेलेइक अम्ल है, एक फ्यूमेरिक अम्ल है। यानी कि इसी से हम 2 और बना सकते हैं, मेलेइक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल। एक हम बनाएंगे मेलेइक अम्ल, एक बच्चों हम बना देंगे फ्यूमेरिक अम्ल। ये भी हम बना सकते हैं। इनके फॉर्मूले बच्चों, इस CH2 में से एक एक हाइड्रोजन हटा दो ऐसे, और हाइड्रोजन आपने यहाँ से और यहाँ से हटाई तो द्विबंध लगा दो, और दोनों COOH को ऐसा लिख दो, तो ये तो बच गया बच्चों मेलेइक अम्ल। लेकिन अगर आप इसका फ्यूमेरिक बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको H को इधर लेके आ जाना है और कुछ भी नहीं करना, दोनों COOH अपोजिट साइड होने चाहिए, तब ये फ्यूमेरिक अम्ल बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका बेसिक पैटर्न था कार्बोक्सिलिक अम्ल का। अगले वीडियो में हम आपके लिए टॉपिक लेके आएंगे एनहाइड्राइड व एस्टर, 2 यौगिकों की चर्चा आपसे अगले वीडियो में हम करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।